कुछ वक्त पहले सिनेमा हॉल में एक फिल्म आई थी, द केरला स्टोरी। एक ऐसी कहानी जिसमें मासूम लड़कियां अपने घर से, अपने परिवार से, अपनी पहचान से छीन ली गई। कारण प्यार के नाम पर एक जाल, भरोसे के नाम पर एक धोखा और धर्म के नाम पर एक गहरी साजिश। बहुतों ने कहा यह महज एक फिल्म है, एक काल्पनिक कथा है। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि ऐसी कहानी आज हमारे ही बीच, अपने ही राज्य में, हमारे ही बच्चों के साथ घट रही है, तो आप क्या कहेंगे? आज जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो सिर्फ एक खबर नहीं है, यह है उत्तराखंड की केरला स्टोरी। जी हाँ, एक कहानी जो अगर वक्त रहते नहीं रोकी गई तो शायद आने वाले समय में बड़े पर्दे पर द उत्तराखंड स्टोरी के नाम से लिखी जाएगी। लेकिन तब शायद देर हो चुकी होगी। ये कहानी शुरू होती है दो मासूम लड़कियों से, दोनों की जिंदगी अलग लेकिन अंजाम एक जैसा। पहली पीड़िता रानी पोखरी देहरादून की रहने वाली, सोशल मीडिया पर उसकी मुलाकात होती है मुजफ्फरनगर के अबू तालिब से, सहसपुर के अब्दुल रहमान से, दिल्ली के अयान और अमन से। इसके अलावा एक और शख्स श्वेता, जी हाँ, नाम बदलकर श्वेता, नाम असली आयशा, गोवा के रहने वाले। पहले दोस्ती, फिर रिश्ते में भावनाएं, फिर धर्म बदलने और निकाह करने का दबाव। दोस्तों, ये दबाव इतना सुनियोजित था कि उसके लिए फोन और सिम कार्ड तक उपलब्ध कराए गए ताकि वो घर वालों से संपर्क तोड़कर दिल्ली चली जाए। दूसरी पीड़िता बरेली यूपी की रहने वाली, उसकी कहानी और भी चालाकी से बुनी गई। पहले उसने जूम ऐप पर कुरान की ऑनलाइन क्लास ज्वाइन की, फिर लूडो स्टार गेम खेलते खेलते उसे पाकिस्तान के एक मौलवी से जोड़ दिया गया। धीरे धीरे दुबई के तहसीन और देहरादून के सुलेमान ने उसे अपने कब्जे में ले लिया। फिर उसे व्हाट्सएप और टेलीग्राम के रिवर्ट टू इस्लाम नाम के ग्रुप में डाला गया, जिनके तार पाकिस्तान, कश्मीर, यूके और इजिप्ट से जुड़े हुए थे। इन दोनों कहानियों में एक पैटर्न था दोस्तों, एक कहें कि मोडस ऑपरेंडी जो होती है, पहले भरोसा जीतना, फिर अकेला करना और फिर धर्म बदलवाना और फिर किसी अनजान जगह ले जाकर गायब कर देना। ये तरीका हूबहू ऐसा ही जैसा फिल्म द केरला स्टोरी में दिखाया गया था। बस फर्क इतना था कि यह कहानी अब देहरादून में घट रही थी। देहरादून पुलिस ने इन दोनों शिकायतों को हल्के में नहीं लिया है। एसएसपी अजय सिंह के आदेश पर एसआईटी बनाई गई और इस केस को नाम दिया गया ऑपरेशन कालनेमी। जांच में सामने आया कि ये नेटवर्क भारत ही नहीं बल्कि विदेशों तक फैला हुआ है। पाकिस्तान, दुबई, यूके, इजिप्ट, सब जगह से इस साजिश के धागे खींचे हुए थे। कई आरोपी जैसे अबू तालिब, अब्दुल रहमान, आयशा और कृष्णा पहले से यूपी के कुख्यात धर्मांतरण गैंग से जुड़े थे। एसआईटी ने पीड़िताओं के बयान दर्ज किए, फोटो और वीडियो दिखाकर आरोपियों की पहचान कराई। नतीजा, 6 आरोपी आगरा पुलिस के केस में पहले से ही गिरफ्तार थे और अब देहरादून के केस में भी नामजद हो गए। इन पर गैर जमानती वारंट जारी हुए और गिरफ्तारी के लिए टीमें बनाई गई। लेकिन इस केस में जो अगला खुलासा हुआ उसने पुलिस तक को चौंका दिया। रानी पोखरी की पीड़िता ने अपने बयान में एक और नाम बताया, अयान जावेद, जो कि झारखंड के धनबाद का रहने वाला है। ये वही व्यक्ति था जिसने उससे मोबाइल, सिम और सपोर्ट देने का वादा किया था ताकि वो घर छोड़ दे और उसका धर्म अपना ले। जांच में पता चला कि अयान जावेद सिर्फ धर्मांतरण नेटवर्क का हिस्सा नहीं था, वो HUT यानी हिजबुत तहरीर का सक्रिय सदस्य था, एक कट्टरपंथी संगठन जिस पर युवाओं को राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के लिए उकसाने का आरोप है। झारखंड ATS ने अयान को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। उसके पास से अवैध हथियार बरामद हुए थे। उस पर UAPA यानी अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट और अस्त्र अधिनियम के तहत केस दर्ज है। दोस्तों, फिलहाल वो सेंट्रल जेल रांची में बंद है और जल्द ही वारंट B पर देहरादून लाया जाएगा। यहां पुलिस का क्या कहना है ये जानना भी जरूरी है। पुलिस कह रही है कि अयान और उसकी पत्नी शबनम प्रवीण सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर युवाओं को गुमराह करते थे, उन्हें आतंक और राष्ट्र विरोधी विचारधारा की तरफ मोड़ते थे। एसआईटी ने जांच आगे बढ़ाई तो एक और परत खुली। आगरा पुलिस द्वारा पकड़े गए आरोपियों की पहचान पीड़िताओं ने पक्की कर दी। इन पर अब संगठित अपराध, आपराधिक षड्यंत्र और लोगों को उकसाने जैसी धाराएं बढ़ा दी गई। इस दौरान सामने आया कि प्रेमनगर केस का जो आरोपी है सुलेमान, फिलहाल दुबई में है और पुलिस ने उसके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर नोटिस जारी करने के लिए गृह मंत्रालय से भी पत्राचार कर दिया है। इस केस ने साफ कर दिया है दोस्तों कि अब लव जिहाद और धर्मांतरण के तरीके बदल चुके हैं। ये खेल अब मोहल्लों के कोनों में नहीं बल्कि मोबाइल स्क्रीन पर खेला जा रहा है। ऑनलाइन गेम्स, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप्स, धार्मिक क्लासेस,
फेक सोशल मीडिया प्रोफाइल्स, ये सब हथकंडे हैं। ये सब मिलकर एक ऐसा हथियार बना रहे हैं जिससे मासूम युवाओं का ब्रेन वॉश किया जा रहा है। और जब इस नेटवर्क का कनेक्शन सीधे HUT जैसे आतंकी संगठन से जुड़ जाए या UAPA जैसे आतंकी मामलों से जुड़ जाए, तो ये सिर्फ एक कानून व्यवस्था का मुद्दा नहीं रह जाता, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अलर्ट बन जाता है। फिल्म द केरला स्टोरी देखने के बाद बहुतों ने कहा था कि ये अतिशयोक्ति है, ये सच नहीं हो सकता, लेकिन आज ऑपरेशन कालनेमी ने ये साबित कर दिया है कि ये सच हमारे बीच आज भी जिंदा है। फर्क बस इतना है कि पर्दा बदल गया है, जगह बदल गई है। अब ये है द उत्तराखंड स्टोरी, लेकिन सवाल अब भी बरकरार है, क्या हम अपने बच्चों को इस डिजिटल जाल से बचा पाएंगे? क्या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ऐसे नेटवर्क्स को रोकने के लिए जिम्मेदारी लेंगे? क्या कानून और एजेंसियां इस तरह के इंटरनेशनल नेटवर्क पर समय रहते शिकंजा कस पाएंगे? और सबसे अहम, क्या हम समाज के तौर पर अपने ही घरों में हो रहे इस ब्रेन वॉश को पहचान पाएंगे, या फिर एक दिन किसी और के घर की कहानी हमारी भी बन जाएगी? आप इस मुद्दे पर अपनी राय हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक हो पाए। ऐसे ही खबरों के लिए हमारे चैनल राय शुमारी को अभी सब्सक्राइब करें।